हेलो एवरीवन। आज हम लोग बेसिकली परसेंटेज कंपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे मान लो परसेंटेज कंपोजिशन की अगर हम लोग बात करें तो परसेंटेज कंपोजिशन में अगर हमें एक करेक्ट मोलिकुलर फार्मूला दिया हुआ हो कंपाउंड का, तो उसमें हम लोग हर एक एलिमेंट के एटम का परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर हमें कैलकुलेट करना है टू फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन में, जैसे मान लो क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास ऑफ ईच एलिमेंट इन मीथेन। तो बेसिकली मीथेन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो अगर यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास ऑफ कार्बन हमें लिखना है, तो यहाँ पे एक मोल कार्बन में एक मोल कार्बन एटम है, एक मोल मीथेन में एक मोल कार्बन एटम है, और एक मोल कार्बन एटम का मास कितना होगा 12 ग्राम, डिवाइडेड बाई टोटल मास मीथेन का कितना होगा एक मोल का 16 ग्राम इंटू 100। ये परसेंटेज कंपोजिशन बाई मास हमें मिलेगा, यानी 3/4 इंटू 100। 3/4 इंटू 100 ये कितना आएगा 75%। और परसेंटेज कंपोजिशन बाई मास ऑफ हाइड्रोजन अगर हमें निकालना हो, तो ये दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो अगर परसेंटेज हम कार्बन का माइनस कर दे तो हमें हाइड्रोजन का परसेंटेज मिल जाएगा 100 माइनस 75, 25%। या आप चाहें तो इस अनुसार भी लिख सकते हैं कि 4 कार्बन है, 4 मोल हाइड्रोजन एटम है, तो 4 हाइड्रोजन का 4 इंटू 1 ग्राम डिवाइडेड बाई मीथेन का मास एक मोल का 16 ग्राम आई इंटू 100। यानी हम ग्राम में लिखते हैं, एक मोल कंपाउंड में अलग अलग एलिमेंट का मास कितना है ग्राम में निकाल लेते हैं, उसके आधार पे परसेंटेज यहाँ पे हम लोग रिपोर्ट करते हैं। तो ये भी कितना आएगा 25%। तो ये तो परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास हुआ। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन बाय मोल, और ये जेई में पूछा हुआ है, जेई मेन में क्वेश्चन आया हुआ है। फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन बाय मोल ऑफ कार्बन इन मीथेन, अब यहाँ पे जैसे मान लो ऑप्शन 1 हो गया 25%, ऑप्शन 2 75%, ऑप्शन थर्ड 80%, और ऑप्शन फोर्थ 20%। तो ये आपको जेई मेन में आया हुआ है क्वेश्चन। और ये जेई मेन कब आया हुआ है, जेई मेन 2019 में आया हुआ, 2019 में आया हुआ, और अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कहता है कंपोजिशन बताओ, परसेंटेज कंपोजिशन बाय मोल ऑफ कार्बन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक मोल अगर मीथेन लेते हो तो एक मोल मीथेन में एक मोल कार्बन एटम और 4 मोल हाइड्रोजन एटम। तो हमें टोटल मोल मिल गया कंपाउंड में एटम का कितना 5 मोल। तो मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे कार्बन का, तो वो मोल ऑफ कार्बन बाई टोटल मोल ऑफ एटम, फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन इंटू 100 क्या मिलेगा मोल परसेंट मिलेगा। तो मोल परसेंट यहाँ पे हमें कितना मिलेगा 20%। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर जैसे हम लोगों को दिया हुआ है मीथेन, तो मीथेन का अगर आप एक मोल ले लो तो मोल ऑफ कार्बन कितना मिलेगा, तो मोल ऑफ कंपाउंड 1 मोल आई इंटू 1, और मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना मिलेगा, तो मोल ऑफ कंपाउंड 1 मोल आई इंटू 4। ये 4 मोल मिला और ये 1 मोल मिल रहा है। तो बेसिकली मोल परसेंट ऑफ कार्बन हमें निकालना है, तो मोल ऑफ कार्बन बाई मोल ऑफ कार्बन प्लस मोल ऑफ हाइड्रोजन आई इंटू 100। तो मोल ऑफ कार्बन कितना है 1 है, 1 प्लस 4 आई इंटू 100 कितना आएगा 20%। तो बेसिकली इस तरह का क्वेश्चन वो पूछता है। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन हो गया परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास का। इसके बाद
जैसे क्वेश्चन आपको पूछता है कि किसी अननोन कंपाउंड में एक एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास दे देता है, वो कहता है मिनिमम मोलिकुलर मास बताओ। या इसी में एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है कि एक अननोन कंपाउंड दे देता है, उसमें एक एलिमेंट का परसेंटेज दिया रहता है, नंबर ऑफ एटम्स भी एग्जैक्ट दिया रहता है और आपको एग्जैक्ट मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना होता है। तो ये दूसरा टाइप है क्वेश्चन का। जैसे यहाँ पे एन अननोन या एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, an organic compound contains 4% sulfur atom. Find minimum molecular weight of compound. मिनिमम मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड। तो देखो, मिनिमम मोलिकुलर वेट की जब बात करता है तो उस अननोन कंपाउंड में मिनिमम नंबर ऑफ एटम कितना होना चाहिए? 1। मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, मिनिमम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है या अननोन कंपाउंड है, और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें दिया हुआ है, मान लो इसका मिनिमम मोलिकुलर वेट हमने क्या ले लिया, तो मिनिमम मोलिकुलर वेट इसका हमने ले लिया x ग्राम पर मोल। और इस x ग्राम पर मोल में मिनिमम नंबर ऑफ सल्फर एटम, मिनिमम नंबर ऑफ सल्फर एटम इन वन मोलिक्यूल कितना होना चाहिए? मिनिमम नंबर ऑफ सल्फर एटम बेसिकली 1 होना चाहिए। परसेंटेज ऑफ सल्फर दिया हुआ है, तो परसेंटेज ऑफ सल्फर कितना दिया हुआ है? 4% दिया है। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं कि मिनिमम मोलिकुलर वेट x है और इस x में 4% सल्फर है, और 4% सल्फर कितने सल्फर का मास है? एक सल्फर का। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो x का 4%, यानी मिनिमम मोलिकुलर मास का 4% एक सल्फर का मास है। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? तो यहाँ से x आ जाएगा 800 ग्राम पर मोल। 800 ग्राम पर मोल। तो जब भी आपको मिनिमम मोलिकुलर वेट निकालने के लिए आए तो आप मिनिमम नंबर ऑफ एटम 1 लेंगे जिस एलिमेंट का परसेंटेज दिया है, x मान लेंगे मिनिमम मोलिकुलर वेट, और x का जितना भी परसेंट दिया है एलिमेंट का कंपोजिशन, x इंटू 4/100 हम लोगों ने लिखा, तो ये एक सल्फर का मास है, तो 1 इंटू 32। तो ऐसे मिनिमम मोलिकुलर मास हम लोग रिपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं। मान लो यहाँ पे दिया है एन ऑर्गेनिक, थोड़ा सा नीचे लिख लें, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड contains an organic compound contains 3.5% nitrogen atom in one molecule। कहता है if two nitrogen atoms if two nitrogen atoms are present in one molecule, then find molecular weight of compound, then find molecular weight of compound। ये आपको बताना है। तो देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें नाइट्रोजन कितना है? 3.5%। अब यहाँ मिनिमम नहीं निकालना है, आपको एग्जैक्ट मोलिकुलर वेट निकालना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन एटम दिया हुआ है, यानी मिनिमम मोलिकुलर मास पूछता तो मिनिमम नंबर ऑफ एटम मानते जो कि 1 होता, नहीं दिया हुआ होने पर। लेकिन यहाँ एग्जैक्ट दिया हुआ है तो एग्जैक्ट मोलिकुलर मास आप कैलकुलेट करोगे। तो जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ध्यान देंगे कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें दिया हुआ है, इस कंपाउंड का एग्जैक्ट मिनिमम नहीं, एग्जैक्ट मोलिकुलर वेट हमने मान लिया x ग्राम पर मोल, x ग्राम पर मोल। और कहता है नंबर ऑफ
नाइट्रोजन एटम इन वन मोलिक्यूल, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन वन मोलिक्यूल कितना है, तो ये बेसिकली यहाँ पे 2 है। और आप देख सकते हो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना दिया है, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आपको दिया है 3.5%, यानी एक्स का 3.5% दो नाइट्रोजन का मास है, तो यहाँ से एक्स जो मोलिकुलर मास है उसका 3.5% नाइट्रोजन का कंट्रीब्यूशन है, और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 2, तो 2 इंटू 14। तो यहाँ से आप बेसिकली सॉल्व करेंगे, ये 28 होगा और 3.5 से ये 8 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा, तो एक्स आपको कितना मिलेगा 800 ग्राम पर मोल। तो देखो 4 क्वेश्चन बना, परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास, मोल परसेंट, मोल परसेंट का कंपोजिशन, या मिनिमम मोलिकुलर मास, या एग्जैक्ट मोलिकुलर मास। तो ये परसेंटेज का बेसिकली एक रूटीन क्वेश्चन है, और आप देख सकते हैं 4-5 या 7 साल के क्वेश्चन 2018 से 2025 के बीच में, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन में एक मॉलिक्यूल का परसेंटेज निकालना सीखा, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना हम जानते हैं। यहाँ पे एक टर्म पढ़ेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला का रिलेशन क्या होता है, ये हमें ध्यान में होना चाहिए। यानी यह क्वेश्चन बनता कैसा है कि पहले तो हमें दिया हुआ रहेगा आपको परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन से आप क्या निकालोगे, एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला से आप मोलिकुलर फार्मूला भी बता सकते हो कंपाउंड का, बशर्ते आपको मोलिकुलर मास या वेपर डेंसिटी या कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ हो। उस पे आएंगे। क्वेश्चन है जेई का, और ये क्वेश्चन बेसिकली जैसे ये आपको आया है 2022 में। ये क्वेश्चन आप देखेंगे, कहता है हेमोग्लोबिन कंटेन्स 0.34% 0.34% of iron, 0.34% of iron by mass. The number of iron atoms in 3.3 gram of hemoglobin. 3.3 gram of hemoglobin is atomic weight of iron. Atomic weight of iron equal to 56 AMU, और एवोगाड्रो नंबर हमें यहाँ पे यूज करना है 6.022 10 टू दी पावर 23। और ये क्वेश्चन आया है जेई मेन 2022। तो अब आप इसमें देख सकते हो कि इसमें जैसे आपको ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन ए 1.21 10 टू दी पावर 5, ऑप्शन बी 12.0 10 टू दी पावर 16, ऑप्शन सी 1.21 10 टू दी पावर 20, और ऑप्शन डी 3.4 10 टू दी पावर 20। तो देखो अभी जस्ट इसमें हम लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन किया, ये एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला हमें नहीं मालूम है, तो ये अननोन फार्मूला हो गया हेमोग्लोबिन का। तो एक अननोन कंपाउंड में आयरन कितना है 0.34%, यानी प्रत्येक 100 ग्राम हेमोग्लोबिन में 0.34 ग्राम क्या है, आयरन का है। अब कहता है नंबर ऑफ आयरन एटम्स बताओ, और ये देख सकते हो जेई मेन 2022 में आया हुआ है। तो नंबर ऑफ आयरन एटम बताना है 3.3 ग्राम हेमोग्लोबिन में। तो देख सकते हो सिंपल वे में बोल सकते हो कि यहाँ 3.34% आयरन दिया हुआ है, तो आप कह सकते हो कि सिंस 100 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन 100 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन कंटेन्स 100 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन कंटेन्स 0.34 ग्राम आयरन एटम। तो 3.3 ग्राम हेमोग्लोबिन में कितना होगा ये आयरन 0.34 बाई 100 इंटू 3.3 ग्राम, ये आयरन मिल गया। तो देखो आयरन का तुम्हें मास मिल गया, आयरन का मास मिल गया क्योंकि परसेंटेज दिया हुआ था अननोन कंपाउंड में,
और कहता है कि इतना ग्राम में बताओ। तो जितना ग्राम हेमोग्लोबिन में कहा उतना हमने आयरन निकाल लिया, 3.3 ग्राम हेमोग्लोबिन में। अब यहाँ से तुम्हें नंबर ऑफ एटम बताना है तो तुम मोल निकालोगे, यहाँ पे मोल ऑफ आयरन 0.34 बाई 100 इंटू 3.3 बाई 56, मास बाई ग्राम एटॉमिक मास, ये मोल आ गया। तो नंबर ऑफ आयरन एटम यहाँ से तुम बता सकते हो। नंबर ऑफ आयरन एटम कितना आएगा, 0.34 बाई 100 आई इंटू 3.3 बाई 56 आई इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो इतने एटम्स आपको मिल जाएंगे आयरन के, आयरन एटम्स। तो ये क्वेश्चन आपको 2022 में आया है। तो बेसिकली आपसे पहले नंबर ऑफ एटम आपको दिया हुआ था, तो आपने मिनिमम मोलिकुलर वेट 1 मान के निकाला, या 2 नंबर ऑफ एटम दिया था नाइट्रोजन का तो एग्जैक्ट मोलिकुलर मास कैलकुलेट किया। यहाँ पे मास ही दे दिया और आपसे पूछ लिया कि अब बताओ कि नंबर ऑफ एटम कितना होगा, और ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये देखने में इजी लगेगा, क्यों? क्योंकि यह जेईई मेन का क्वेश्चन है और हर छोटे छोटे पॉइंट को, हर छोटे छोटे पहलू को आपको देखना है और उसको कंप्लीट करना है। एक और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं ये क्वेश्चन आपको आया हुआ है जेईई मेन 2018 में। एन अनोन क्लोरोहाइड्रोकार्बन, एन अनोन क्लोरोहाइड्रोकार्बन हैज 3.55% of chlorine if each molecule of the hydrocarbon, if each molecule of the hydrocarbon, if each molecule of the hydrocarbon has one chlorine atom only, has one chlorine atom only, then find number of chlorine atoms, then find number of chlorine atoms in 1 gram of क्लोरोहाइड्रोकार्बन, 1 ग्राम ऑफ क्लोरोहाइड्रोकार्बन। और ये आपको पूछा है जेईई मेन 2018 में। तो ये देख सकते हो पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, सिमिलर क्वेश्चन है। उसमें हेमोग्लोबिन दिया था, इसमें क्लोरोहाइड्रोकार्बन दे दिया, फॉर्मूला तो यहाँ भी नहीं दिया है। वहां पे आपको 3.5% या कुछ दिया हुआ था, यहाँ पे भी क्लोरीन एटम का, वहां आयरन का दिया था हेमोग्लोबिन में, इसमें क्लोरीन का दे दिया। अब कहता है वहां पे 3.3 ग्राम में आपसे पूछा था, यहाँ कहता है कि बेसिकली अगर ईच मोलिक्यूल ऑफ क्लोरोहाइड्रोकार्बन, इफ ईच मोलिक्यूल ऑफ क्लोरोहाइड्रोकार्बन हैज 1 क्लोरीन एटम, देन फाइंड नंबर ऑफ क्लोरीन एटम इन 1 ग्राम ऑफ क्लोरोहाइड्रोकार्बन। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बात बताओ, अगर ये क्लोरोहाइड्रोकार्बन है तो यहां से तुम कह सकते हो कि सिंस 100 ग्राम ऑफ क्लोरोहाइड्रोकार्बन, 100 gram of chlorohydrocarbon contains 100 gram of chlorohydrocarbon contains 3.55 gram of chlorine। तो आप बताएं, कहता है 1 ग्राम क्लोरोहाइड्रोकार्बन में, 1 ग्राम क्लोरोहाइड्रोकार्बन में, 1 ग्राम ऑफ क्लोरोहाइड्रोकार्बन में कितना मास होगा क्लोरीन का? तो 3.55 बाई 100 आई इंटू 1, 3.55 100 इंटू 1 ग्राम ये क्लोरीन आ गया। तो क्लोरीन का मास मिल गया, मास से मोल। और आपको नंबर ऑफ एटम यहाँ पे दिया हुआ है कि बेसिकली नंबर ऑफ क्लोरीन एटम बताना है। तो कहता है कि क्लोरीन एटम कितने में बताना है, कहता है इफ ईच मोलिक्यूल, एक मोलिक्यूल में एक क्लोरीन एटम है तो इतने ग्राम में बताओ, 1 ग्राम में बताओ कितना होगा। तो यहाँ पे आप बता सकते हो, मास मालूम है तो मोल ऑफ क्लोरीन एटम कितना होगा? तो मोल ऑफ क्लोरीन एटम आपको मिलेगा 3.55 बाई 100 और बाई 35। तो ये आपको मिल जाएगा, यहां से कितना, ये आपको मिल जाएगा
0.1/100 यानी 0.001 मोल मिल गया। तो नंबर ऑफ क्लोरीन एटम कितना आएगा? नंबर ऑफ क्लोरीन एटम मोल इंटू एन, 0.001 और 6.022 10⁻23, 10⁻20 आएगा। तो देखो एक रूटीन क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आया हुआ है और हमेशा आता है, देखने में आसान लगेगा तो बहुत सारे लोग मुस्कुराएंगे कि इजी क्वेश्चन है। तो इजी क्वेश्चन है सबके लिए, वहाँ एग्जाम में हर हाल में सही होना चाहिए। और सही तभी होगा जब आपने उसको माइन्यूटली क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है, वर्क किया है, तो डेफिनेटली आप एग्जाम में भी सही कर ले जाओगे। बहुत सारे लोग टफ टफ क्वेश्चन करते हैं और इजी क्वेश्चन आता है तो उन्होंने तो प्रैक्टिस किया हुआ नहीं होता है, तो वहाँ पे अगर मान लो गलतियां होती हैं तो अच्छी बात नहीं है, तो प्रैक्टिस करना चाहिए हर तरह के क्वेश्चन का, ये ध्यान में रखेंगे। तो पहला परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास, दूसरा परसेंटेज कंपोजिशन बाय मोल, तीसरा मिनिमम मोलिकुलर वेट, चौथा एग्जैक्ट मोलिकुलर वेट, पांचवा नंबर ऑफ एटम निकालने का मिल जाए। इसमें आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अब इम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला की, उसमें आएंगे। तो सबसे पहले एक बात बताओ, इम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? इम्पिरिकल फार्मूला भी एक केमिकल फार्मूला होता है। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम हमें देता है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन ए मोलिक्यूल, इन ए मोलिक्यूल गिव्स द इम्पिरिकल फार्मूला, या आप कह सकते हो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो ऑफ एटम्स क्या देता है हमें? इम्पिरिकल फार्मूला देता है। दूसरा, मोलिकुलर फार्मूला को जब आप को रिलेट करते हो तो मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है? तो मोलिकुलर फार्मूला होता है n टाइम्स इम्पिरिकल फार्मूला, ये हमें ध्यान में होना चाहिए। n अगर हमें निकालना है तो मोलिकुलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय इम्पिरिकल फार्मूला मास, इस रेशियो से हमें मिलता है। शॉर्ट में इसे हम लिख सकते हैं MFM बाई EFM। तो ये तुम्हें दे देगा n। एम्पिरिकल फार्मूला मालूम होना चाहिए, मोलिकुलर फार्मूला मालूम होना चाहिए, रिलेशन मालूम होगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। इसको पहले जैसे यहाँ पे शॉर्ट में एक बात, दो फार्मूला लिखते हैं यहाँ पे केवल। जैसे मान लो कोई मोलिकुलर फार्मूला हमें दिया हुआ है, जैसे मोलिकुलर फार्मूला दिया है C2H4 C6H6 और H2S2O8। तो आप बताओ कि यहाँ पे रेशियो ऑफ एटम्स हमें क्या मिलेगा? तो यहाँ रेशियो ऑफ एटम्स हमें मिल रहा है 2:4, 6:6, 2:2, तो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स हमें क्या मिलेगा? तो सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स अगर आप देखें तो ये आपको देगा एम्पिरिकल फार्मूला, और ये रेशियो मिलेगा 1:2, ये 1:1, और ये यहाँ 1:1:4, 2:2:8। तो एम्पिरिकल फार्मूला जब आपको मालूम है तो आप एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल सकते हो, सॉरी एम्पिरिकल फार्मूला निकाल सकते हो। ये हो जाएगा CH2 CH और HSO4। तो ये आपको मिलेगा HSO4। एम्पिरिकल फार्मूला मास यहाँ पे निकाल सकते हो। एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना होगा? 12 + 2 AMU, यहाँ पे 12 + 1 AMU, और यहाँ पे 1 + 32 + 64 AMU। आपको ये एम्पिरिकल फार्मूला का मास मालूम है और यहाँ पे मोलिकुलर फार्मूला का मास मालूम है, तो दोनों के रेशियो से क्या मिलेगा? n। इस n का यूज हम लोग करेंगे। तो मोलिकुलर फार्मूला सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स या सिंपलेस्ट मोलर रेशियो ऑफ एटम्स होता है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। और आगे ये दिया हुआ है।
अब जैसे मान लो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एन अनोन कंपाउंड ऑफ जिंक, क्रोमियम एंड ऑक्सीजन हैव हैव यहाँ पे आपको दिया हुआ है 65.5 ग्राम ऑफ जिंक, 2 ग्राम एटम ऑफ क्रोमियम एंड 2.4088 into 10 to the power 24 oxygen atom. Find empirical formula of compound. empirical formula of compound. एक बात बताओ, हम लोगों ने अभी सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स लिखा या सिंपलेस्ट मोलर रेशियो ऑफ एटम्स लिखा, तो इससे हम लोग क्या रिपोर्ट कर सकते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला। तो एक में हमें मास दिया है, मोल निकालेंगे। दूसरे में हमें ग्राम एटम दिया है, ग्राम एटम मोल ऑफ एटम होता है, डायरेक्ट मोल निकालेंगे। यहाँ नंबर ऑफ एटम दिया है तो मोल ऑफ एटम निकालेंगे ऑक्सीजन का, और इसका सिंपलेस्ट मोल का रेशियो लेंगे, तो सिंपलेस्ट मोल का रेशियो हमें क्या देगा? एम्पिरिकल फार्मूला। तो आप सबसे पहले देख सकते हो कि वेट ऑफ जिंक दिया है 65.5 ग्राम, तो मोल ऑफ जिंक मास बाई ग्राम एटॉमिक मास 65.5, और ये कितना मोल मिलेगा? 1। ग्राम एटम दिया है क्रोमियम का, तो ग्राम एटम ऑफ क्रोमियम 2 दिया है, यानी 2 मोल क्रोमियम। और नेक्स्ट हमें दिया है नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, और ये है 2.4088 इंटू 10 टू दी पावर 24। तो मोल ऑफ ऑक्सीजन आपको मिलेगा 2.4088 10 टू दी पावर 24 बाई 6.022 10 टू दी पावर 23। कैंसिल करोगे तो ये तुम्हें मिल जाएगा 4 मोल। तो सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो ऑफ जिंक, क्रोमियम एंड ऑक्सीजन, तो Zn इज टू सी आर इज टू ऑक्सीजन कितना मिलेगा? 1:2:4। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें कितना मिलेगा? 1 जिंक मिलेगा, 2 क्रोमियम मिलेगा और 4 ऑक्सीजन मिलेगा। तो देखो, तुम्हें मास दिया हो या मोल दिया हो या नंबर दिया हो या कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया हो, उसे तुम क्या निकाल सकते हो? मोल। और मोल निकालने के बाद सिंपलेस्ट मोल रेशियो ले लोगे एटम्स का, तो वो क्या देगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसको देखेंगे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे देखो, हमें दिया रहेगा परसेंटेज कंपोजिशन, और उससे हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना होगा। तो यहाँ पे जैसे मान लो दिया हुआ है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाय मास आपको दिया हुआ है 41%। परसेंटेज कंपोजिशन हाइड्रोजन का दिया हुआ है बाय मास, ये दिया है 5.1%। एंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन आपको दिया हुआ है, ये 46 हो गया, यानी 53.9% ये दिया। कहता है इफ मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड is equal to 236 AMU, then find molecular formula
देन फाइंड मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। तो देखो, जब परसेंटेज दिया रहेगा तो हम एम्पिरिकल फॉर्मूला भी निकालेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास उससे मिलेगा। अब मोलिकुलर मास दिया है, दोनों के रेशियो से एन निकालेंगे और एन को एम्पिरिकल फॉर्मूला में मल्टीप्लाई करोगे तो मोलिकुलर फॉर्मूला मिलेगा। जैसे यहाँ पे हमें इस कंपाउंड में 3 एलिमेंट दिए हुए हैं। कौन कौन से दिए हुए हैं? तो यहाँ एलिमेंट हम लोगों को दिया हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ लिखोगे एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट इसका 12, 1 और 16। परसेंटेज कंपोजिशन हम लोगों को दिया हुआ है 41, 5.1, 53.9। तो यहाँ पे सबसे पहले तुम निकालोगे रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, यानी परसेंटेज कंपोजिशन जो मास का दिया है उसको डिवाइड कर दोगे उस एलिमेंट के एटॉमिक मास से। तो यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन 41 है, एटॉमिक मास 12, 5.1 है बाई 1, यानी यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन को एटॉमिक वेट से, और ये 53.9 बाई 16 ऑक्सीजन के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि 41/12 है, तो ये आपको कितना मिलेगा बताएं? ये आपको मिल जाएगा, ये यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा बेसिकली 36। तो ये 3.4 के आसपास मिलेगा। ये भी आपको कितना मिलेगा? तो यहाँ पे ये 5.1 ही रहने देते हैं और ये हमें 3.4 के आसपास मिलेगा। अब सिंपल रेशियो जब आप लोगे, सिंपल रेशियो तो सिंपल रेशियो यहाँ 3.4 कॉमन है, कोई एक नंबर से डिवाइड करोगे तो यहाँ 3.4 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये हमें मिलता है 3/2, और ये मिल रहा है 3.4/3.4, ये मिला 1, और ये 1, ये 3/2, ये फ्रैक्शन आ रहा है। अगर यहाँ इंटीजर आ जाता, फुल नंबर आ जाता, तो हम यहाँ पे इंपिरिकल फॉर्मूला लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो फर्दर कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड करके सिंपलेस्ट होल नंबर बनाएंगे। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स की जब बात करते हो, यहाँ 3/2 है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 आ जाएगा। तो सभी में 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सभी में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो देख सकते हो ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स आपको क्या दे देगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी 2 कार्बन, 3 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना आएगा? तो ये 24 + 3 + 32, और मोलिकुलर फॉर्मूला मास आपको दिया हुआ है, दिस इज 236। ये 27 + 32 59 होगा। तो एन आपको मिल जाएगा मोलिकुलर फॉर्मूला मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एंड दिस इज इक्वल टू 236/59, ये 4 आएगा। तो मोलिकुलर फॉर्मूला कितना होगा? n टाइम्स एम्पिरिकल फॉर्मूला, यानी 4 टाइम्स C2H3O2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? C8H12O8, ये फॉर्मूला आपको मिला। तो ये एक रूटीन क्वेश्चन है कि अगर हमें परसेंटेज दिया हो तो बेसिकली हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे? परसेंटेज कंपोजिशन बाय एटॉमिक मास, और उसका सिंपलेस्ट रेशियो लेंगे, और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला देता है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछ सकता है, मोलिकुलर फॉर्मूला पूछ सकता है, मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के बाद वेपर डेंसिटी पूछ सकता है, या फिर अदर टर्म से भी कोरिलेट कर सकता है, मोलिकुलर मास ऑफ द कुछ भी कोरिलेट कर सकता है। इसको देखेंगे, देन इससे रिलेटेड जेईई मेन में आए हुए क्वेश्चन। इसको हटाते हैं। देखो, जैसे जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कंपाउंड ए contains compound A contains 8.7% हाइड्रोजन, 8.7% हाइड्रोजन,
74% कार्बन एंड 17.3% नाइट्रोजन. Find the molecular formula of compound. Find the molecular formula of compound. Find the molecular formula of compound. और यहाँ पे दिया है, गिवन है, मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड. मोलर मास ऑफ कंपाउंड आपको यहाँ पे दिया हुआ है 162 ग्राम पर मोल, ये दिया हुआ है. और ऑप्शन ए में हम लोगों को दिया हुआ है C4H6N2, बी में दिया है C2H3N, सी में दिया है C5H7N, डी में दिया है C10H14N2. और ये जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है 2022 में. तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपाउंड ए में क्या है, 8.7% हाइड्रोजन है, 74% कार्बन है और नाइट्रोजन है. 3 एलिमेंट है. तो टेबल बना लो. तो यहाँ पे या टेबल बना लो या रफ वर्क कर लो. तो जो जैसे यहाँ पे हमें दिया हुआ है एलिमेंट में पहला है हाइड्रोजन, कार्बन दूसरा, तीसरा नाइट्रोजन. आपको ये लर्निंग स्टेज में अगर मान लीजिए आपने कभी सीखा नहीं है तो काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बेसिकली जानते हो तो डायरेक्ट रफ वर्क करोगे. ऐसा नहीं है कि हर बार ये करने का जरूरत है, हमें सिखाना है, बताना है, तो मैं ये टेबल फॉर्म में लिख रहा हूँ. तो ये आपको 8.7% दिया है और ये 74% दिया है. और नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन आपको यहाँ पे दिया हुआ है कितना, नाइट्रोजन है 17.3. तो हम लोगों ने अभी सीखा कि यहाँ हम लोग कैलकुलेट करेंगे रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट. यानी आप यहाँ 8.7 बाई 1, 8.7 ही होगा. 74 बाई 12, तो 12 6 जा 72 और 2 बचा तो कितना हो जाएगा, 3 तो होगा नहीं, तो ये लगभग 6.15 आ जाएगा. नेक्स्ट यहाँ पे 17.3 है, डिवाइड करोगे 14 से, तो ये कितना मिलेगा बताओ, 14 एक होगा तो 3.3 होगा, तो 14 गुना 2 28 होगा, तो 1.2, 5 आ जाएगा तो 14 गुना 3 42, 1.23 होगा. तो अब देख सकते हो कि अब यहाँ सिंपल रेशियो लोगे, तो सिंपल रेशियो लोगे तो बताओ ये नंबर है 1.23, इससे डिवाइड कर दो. या 8.7 1.23, 6.15 1.23, 1.23 बाई 1.23, ये 1 आ गया, ये 5 आ गया और ये 7 आ गया. तो आप देख सकते हो यहाँ होल नंबर मिल रहा है. अब होल नंबर मिल रहा है तो यहाँ से हमें इंपेरिकल फॉर्मूला मिल गया. इंपेरिकल फॉर्मूला हमें मिला H7 C5 और N1. तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना आएगा, 7 और 12 गुना 5 60 और प्लस 14, तो 74 और 7 81, 81 मिलेगा. मोलिकुलर फॉर्मूला मास दिया है, मोलिकुलर फॉर्मूला मास दिया है 162, तो n निकाल लोगे, 162 बाई 81 कितना आ जाएगा, 2. तो मोलिकुलर फॉर्मूला तुम यहाँ पे लिख सकते हो 2 इंटू C5H7N, 2 इंटू C5H7N, तो ये आ जाएगा C10H14N2. तो आंसर आपको ये मिलेगा मोलिकुलर फॉर्मूला का. तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि हर तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल पूरा मतलब सही रखना है. प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को देखेंगे तो वो सही होगा और आप कॉन्फिडेंट होकर के एग्जाम में एंटर करेंगे. एक क्वेश्चन जैसे और दिया हुआ है, इसको देखने के बाद जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपको जेईई में आया हुआ है. जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, the most abundant
एलिमेंट्स by mass in the body of a healthy human. In the body of a healthy human, adults are, आपने देखा भी होगा क्वेश्चन बैंक में, ऑक्सीजन है यहाँ पे 61.4% बाई मास, कार्बन हमें दिया हुआ है, कार्बन दिया है 22.9% बाई मास। नेक्स्ट दिया है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन दिया है 10%, एंड नाइट्रोजन आपको दिया हुआ है, नाइट्रोजन दिया हुआ है 2.6%। द वेट a 75 kilogram person, the weight a 75 kilogram person would gain if all 1H1 hydrogen atoms are replaced by 1H2 atoms each। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 15 किलोग्राम, बी 37.5 किलोग्राम, सी 7.5 किलोग्राम और डी 10 किलोग्राम। अगर आप देखें तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन दिया है, कंफ्यूज करने के लिए आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे दिया है। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है, उसका परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास आपको 4 एलिमेंट का दिया है कंपाउंड, और एक एडल्ट पर्सन का वेट कितना है 75 किलोग्राम। तो 75 किलोग्राम में जो हाइड्रोजन कॉमन है वो कितना है 10% है, यानी 75 किलोग्राम में 7.5 किलोग्राम क्या है 1H1 हाइड्रोजन एटम। कहता है 1H1 हाइड्रोजन एटम को जितना भी है उसको हटा दें और उतना ही नंबर किसका ले लें, उतना ही नंबर ऑफ एटम 1H2 का ले लें। तो बताओ उस पर्सन का, उस एडल्ट पर्सन का मास कितना बढ़ गया। तो सिंपल सी बात है, 1H1 की जितनी संख्या है उतनी ही संख्या हम ले रहे हैं 1H2 का, और 1H2 में मास डबल है। तो अगर ये 7.5 किलोग्राम है 1H1, तो 1H2 कितना हो जाएगा 15 किलोग्राम। तो मास कितने से बढ़ जाएगा पर्सन का 7.5 किलोग्राम से। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको परसेंटेज ऑफ 1H1 इन एडल्ट पर्सन ये आपको दिया है 10%, और टोटल वेट कितना है, तो टोटल वेट ऑफ पर्सन आपको दिया हुआ है 75 किलोग्राम। तो यहां से आप लिख सकते हो वेट ऑफ 1H1 इन पर्सन दिस इज इक्वल टू 7.5 किलोग्राम। अब कहता है इफ ऑल 1H1 atoms are replaced by 1H2 atoms, then increased, then total weight कितना हो जाएगा यहाँ पे, then आप कह सकते हैं weight of 1H2 atoms इन पर्सन। तो 1H2 एटम्स हो जाएगा कितना, तो 15 किलोग्राम हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देख सकते हैं कि इंक्रीज्ड वेट कितना होगा, पहले 7.5 किलोग्राम था, अब 1H2 के कारण 15 किलोग्राम हो गया। सो इंक्रीज्ड वेट हमें यहाँ पे मिलेगा, इंक्रीज्ड वेट आपको मिल जाएगा 7.5 किलोग्राम। तो हम लोगों ने परसेंटेज कंपोजिशन डिस्कस किया। देखिए जितनी हमारे पास सुविधाएं हैं उसके अनुसार मैं जेईई मेन सेशन 2 के लिए आपके लिए मतलब क्वेश्चन जो है बना रहा हूँ। तो अपने जो दोस्त हों उनको आप जो लिंक है उसको फॉरवर्ड कर देंगे, और आप पेशेंस रखेंगे। जैसे जो भी टॉपिक वाइज है, जैसे हमने पहले एक बेसिक मोल के रिलेशन के फार्मूला और उसके क्वेश्चन को किया, परसेंटेज कंपोजिशन किया, अब स्टाइक्योमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट एंड सिक्वेंशियल रिएक्शन को कोरिलेट करके एक बनाऊंगा 30 मिनट्स में, और अगला 30 मिनट्स कंसंट्रेशन टर्म्स पे होगा, जिसको हम आज ही मोल कंसेप्ट को बाइंड अप कर लेंगे और एटॉमिक स्ट्रक्चर में एंटर कर जाएंगे। तो आपको ये चैप्टर वाइज मिलेगा, जब भी आपको फुर्सत मिले। मेरा जो
चैनल का लिंक है, उसके प्लेलिस्ट में जेईई मेन सेशन 2 स्टेप वाइज मैनर में आपको लिखा रहेगा, 1 2 3 4, वैसे आपको जब समय मिले आप अपना वीडियो देख सकते हैं। तो एक तो फार्मूला और बेसिक क्वेश्चन का होगा, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का। तो अगला हम लोग मोल एनालिसिस और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, लिमिटिंग रिएजेंट, पीओएसी, उसको कवर करेंगे, और एक बनाऊंगा कंसंट्रेशन टर्म्स का। तो ये 3-4 छोटे-छोटे टॉपिक से मूल कंसेप्ट आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। आपको कोई डाउट हो, कोई भी कुछ मतलब कंसेप्ट क्लियर ना हो, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि कागज़ पे लिख के या फ़ोटो बना करके आपको वो रिप्लाई मिल जाए। तो बेसिकली आप इस पे वर्क करेंगे। मिलते हैं हम लोग एक छोटे से ब्रेक के बाद। अपने जो भी दोस्त साथी होंगे उनको ये लिंक देंगे, और बेसिकली मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, तो आपको आसानी से जो भी वीडियो है उपलब्ध हो जाएगा।